राधे राधे प्रिय दर्शकों। ऑफिस से आते जाते बहुत थक जाता हूँ पापा। 1 घंटे का समय जाने में लगता है। उधर से आओ तो 1 घंटे का समय बर्बाद होता है। सुनील ऑफिस से आने के बाद अपना बैग रखकर अपने शर्ट की बटन खोलते हुए अपने पिताजी राममणि जी से यह बात कहता है। फिर कहता है, मीना, एक कड़क कॉफी बनाकर मेरे लिए लाओ तो थोड़ा शरीर में एनर्जी मिले। फिर वह अपने पापा से कहता है, पापा, मैंने एक बात सोच रखा है। राममणि जी कहते हैं, क्या बात है बेटा, बताओ। सुनील कहता है, पापा, क्यों ना मैं ऑफिस के पास ही सिटी में ही अपना खुद का मकान ले लूं। यह बात तो अच्छी होगी बेटा। सिटी में अपना मकान रहेगा तो सारी सुविधाएं भी होगी। राममणि जी अपने बेटे की बात सुनकर कहते हैं। सुनील कहता है, पापा, बात तो सब ठीक है। मैंने एक मकान भी देख रखा है, लेकिन मुझे उस मकान लेने में कुछ दिक्कत सी आ रही है। राममणि जी बोले, क्या दिक्कत है बेटा, बताओ। क्या मेरे बस का काम है, मैं कुछ कर सकता हूँ। पापा, कुछ पैसों की जरूरत है। वैसे भी कुछ पैसा तो मैंने जमा करके रखा है, फिर भी मुझे अभी 15 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मीना आकर कहती है, 15 लाख रुपए? पापा के पास 10 लाख की एफडी है। यदि पापा जी उसे तोड़वाकर दे देंगे तो तुम्हारा 10 लाख रुपए तो हो जाएगा। बाकी का इतना बड़ा मकान है और यहाँ पर बहुत सारा खेत और जमीन है। आखिर अकेले तुम ही हो, किसको देंगे। पापा, यदि उसमें से कुछ कर सकते हैं तो। यह एडवाइस देकर मीना काफी रखते हुए चली गई। राममणि जी सोच में पड़ गए। फिर बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं। एफडी भी तो काम के लिए ही करवाई थी मैंने। अब मैं पैसों का क्या करूंगा। अब तुम कमाने लगे हो, तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम 10 लाख की एफडी तोड़वा दो। रही 5 लाख की बात, तो तुम यह दूर वाला एक खेत बेच दो। वैसे भी उस खेत में मैं सही समय पर पहुंच नहीं पाता। यह बात सुनकर सुनील बहुत खुश हुआ और जल्दी से महीने भर में सारे काम करवाकर उसने सिटी में एक मकान ले लिया। मकान लेने के बाद एक दिन वह घर में मिठाइयां लेकर आया और बोला, बाबूजी, मुंह मीठा कीजिए, हमारा सपना पूरा हो गया, हमने मकान ले लिया। अपनी पत्नी को भी मुंह मीठा करवाते हुए कहता है कि मीना, अब हम सिटी में रहेंगे। बाबूजी भी खुशी से चहक पड़ते हैं। सुनील, एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश की तैयारी कर लो। सुनील कहता है कि मैंने मुहूर्त पूछ लिया है बाबूजी। 2 दिन के बाद शाम को ही गृह प्रवेश का अच्छा मुहूर्त है। बाबूजी कहते हैं, तो बेटा, इस घर से क्या क्या चीजें तुम्हें लेकर जानी है और फिर इस घर का क्या करेंगे। कहो तो खेत छोड़कर यह घर बेच दे। अब आखिर घर में कौन रहेगा। हम लोग जब नए घर में चले जाएंगे तो यह तो अब खराब हो जाएगा। इतना सुनकर सुनील कहता है, नहीं पापा, अभी आप थोड़ी ना जा रहे हो, आप अभी यहीं हो। इस घर को बेचने की जरूरत नहीं है। वो क्या है पापा कि अभी आप नई जगह में जाओगे, आपको वहां का पानी सूट करता है कि नहीं। सिटी में होने के कारण उस घर में इतनी जगह नहीं है। देखो, यह हमारा मकान कितना बड़ा है और यहाँ हमारा कितना खेत है। आप अपने पूरे इतने बड़े घर में, खेतों में अकेले खुली हवा के साथ घूमते रहते हो। इतना जल्दी आपको ले जाकर सिटी के 4 कमरे के मकान में बंद कर दिया तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सुनकर तो जैसे राममणि जी के पैरों तले से जमीन सरक गई कि बेटा यह सोच रहा था सब कुछ मन में, क्या वह अपने अलग रहने के लिए मकान लिया है। राममणि जी की पत्नी 3 साल पहले गुजर चुकी थी और उन्होंने 1 साल पहले ही बेटे की शादी की। पत्नी के जाने के बाद 2 साल उन्होंने कितनी मुश्किलों के साथ समय गुजारा था। वहीं सुनील के ऑफिस जाने के लिए, उसके लिए टिफिन तैयार करना, घर के सारे काम करना, कैसे करके उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई। फिर बेटे की 1 साल पहले ही शादी कर दी। तब से उन्हें बहू के हाथों की 2 रोटी मिल रही थी और जीवन में थोड़ा तो सुकून का पल था। लेकिन आज उनके बेटे ने उन्हें यह कहकर पराया कर दिया कि पापा, आप इसी घर में रहोगे। राममणि जी बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन वह क्या कहते। अब दोनों पति पत्नी
नए घर में जाने की तैयारी करने लगे। राममणि जी का जीवन तो जैसे वहीं स्थिर सा हो गया हो। वह अब चुप चुप से रहने लगे और बहू बेटे खुशी के साथ तैयारी करके गृह प्रवेश के मुहूर्त पर अपने नए घर में चले जाते हैं। राममणि जी बस अपने बेटे और बहू को जाता हुआ देखते रह जाते हैं। उनके तो मानो जीवन की सारी खुशियां ही चली गई। बहू बेटे को गए हुए आज 3 महीने हो गए थे। इस बीच में बेटा और बहू 2 बार घर पर भी आए। एक बार तो वह घर के सारे पर्दे निकालने आए। यह बोल दिया कि अभी इतने पैसे नहीं है कि नए घर में नए पर्दे लगवाऊं। वैसे भी यह पर्दे हमने अभी नए ही लगवाए हैं। और दूसरी बार उन्हें कुछ बिस्तर की जरूरत थी। वह लेने के लिए आए थे। वरना काम नहीं होता तो वह घर क्यों आते। राममणि जी दोनों बार जब बेटे और बहू को आते देखे तो बहुत खुश हुए। लेकिन फिर वह लोग 2-4 घंटे रुककर अपने काम करके वापस चले गए। राममणि जी खुद से बनाते, खुद से खाते और इतने बड़े घर में अकेले रह जाते। उन्होंने सोच लिया था कि इतना बड़ा घर खाली पड़ा रहता है, साफ सफाई का भी बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए उन्होंने नीचे का कमरा अपने लिए रखा और ऊपर का पूरा भाड़े पर दे दिया। उनके मकान में एक परिवार भाड़े पर रहने आया, जिसमें नए ही पति पत्नी थे। उनकी अभी अभी उसी सिटी में नौकरी लगी थी। सुनील को गए हुए 8 महीने हो चुके थे। एक दिन सुनील घर पर आया और बोला, बाबूजी, चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। यह बात सुनकर राममणि जी बहुत खुश हुए कि चलो, शायद बेटे ने मेरे लिए व्यवस्था बना लिया, इसीलिए मुझे घर लेकर जा रहा। जाते जाते उसने रास्ते में बताया, बाबूजी, आपकी बहू माँ बनने वाली है, 7वें महीने पेट से है। मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो उसे किसी चीज की जरूरत होती है, कुछ बाहर से लाना होता है कि घर में कोई छोटे मोटे काम होते हैं तो वह अकेले परेशान हो जाती है। आप रहेंगे तो उसे सहारा मिल जाएगा। बाबूजी ने सोचा, कोई बात नहीं, इस घर में मैं अकेला रहता हूँ तो घर के सारे काम करता हूँ। अब वहाँ बहू भी है तो थोड़ी मदद कर दूंगा, तो उसमें क्या बुराई है। राममणि जी जब अपनी बहू के घर में रहने आए तो बहू ने उन्हें तो जैसा मानो सारा घर का काम ही सौंप दिया हो। बाबूजी, सुबह का दूध लेकर आ जाओ। बाबूजी, थोड़े से दोपहर के खाने के लिए तैयारी कर दो। कभी कभी बाबूजी चाय बनाकर दे दो। बहू आर्डर पर आर्डर देती रहती थी। लेकिन राममणि जी सोचते कि अगर इसकी सास होती, मेरी पत्नी होती, तो क्या अपने बहू की सेवा नहीं करती। आखिर बहू भी तो अपनी है। और अब 8वां महीना चल रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी बहू के एक भी शब्दों को ना नहीं बोला। जितना कहती जाती तो राममणि जी पूरा मन लगाकर काम करते। ऐसे ही समय बीतता रहा। बहू ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। राममणि जी फिर भी सारे घर का काम करते। अब तो बहू 1.25 महीने के लिए भी आराम पर थी। तो राममणि जी पूरे घर गृहस्थी का काम संभाल लिए थे, क्योंकि वह पत्नी के जाने के बाद 2 सालों तक घर का काम अकेले खुद ही करते थे। सुनील ने घर में काम करने के लिए बाई भी ढूंढना चाहा, लेकिन सस्ते दामों पर उसे बाई मिल नहीं रही थी और वह ज्यादा पैसे देकर रखना नहीं चाहता था। तो सुनील की पत्नी ने कहा, जाने दो, कुछ दिनों तक ऐसे ही गुजारा कर लो। बाबूजी जो भी कर रहे हैं उसी में हम एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही बाबूजी ने 3 महीने निकाल दिया। तो एक दिन सुनील बोला, बाबूजी, अब आप बहुत काम कर लिए, बहुत सेवा किए बाबूजी। आप नहीं होते तो कौन करता। लेकिन वह पुराना घर भी तो देख रेख करने के लायक है। आप तैयार हो जाओ, आपको मैं अपने घर छोड़ देता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर राममणि जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या मेरा बेटा मुझे सिर्फ अपनी पत्नी की सेवा करवाने के लिए लाया था। 3 महीने में उन्हें अपनी पोती से लगाव हो गया था। वह अपनी पोती को गोद में लेते खिलाते उनका अब बिल्कुल जाने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन उनकी बहू और बेटे ने
उन्हें उनके घर भिजवा दिया। राममणि जी आज फिर से अपने घर में अकेले हो गए थे। उन्हें रह रहकर अपनी पोती की रोने और हंसने की आवाज सुनाई देती थी। वह उसे बहुत याद कर रहे थे। उनका मन कर रहा था कि कम से कम मेरा बेटा मुझे नौकरों की तरह काम करवाकर ही अपने घर में रख लेता, तो मैं अपनी पोती को खिलाता और खुशी खुशी उसके घर के सारे काम करता रहता। लेकिन यह बात भी तो मेरे बेटे बहू को मंजूर नहीं थी। वह बहुत दुखी मन से अपने कमरे में लाइट बंद करके बैठे हुए थे। तभी उनके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वह गेट पर जाकर देखे तो उनका ऊपर वाला किराएदार सामने खड़ा था। उसने बोला, अंकल जी, ये लीजिए किराया। सॉरी अंकल जी, किराया देने में वैसे भी 5-6 दिन लेट हो गया है। राममणि जी बोले, कोई बात नहीं, कहाँ ज्यादा लेट हुआ है, 5-6 दिन की तो बात है। वह हाथ में पैसे लेकर जाने लगे तो उनका किराएदार उनके उदास चेहरे को देखकर बोला, अंकल जी, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप तो अपने बेटे और बहू के पास चले गए थे, फिर यहाँ क्यों आ गए? आप यहाँ अकेले हो, क्या आपको वहाँ अच्छा नहीं लगता? राममणि जी नीचे सर झुकाकर बोले, अच्छा तो लगता है बेटा, लेकिन जब अपनों का साथ किस्मत में हो तब ना। यह बात सुनकर वह समझ गया कि समय के अनुसार बूढ़े माता पिता को कौन अपने साथ रखता है। फिर वह अपने कमरे में ऊपर गया और अपनी पत्नी से थाली में खाना परोसकर 2 थाली नीचे लाया और बोला, अंकल जी, लाइट चालू कीजिए, मैं आपके साथ बैठकर आज लंच करूंगा। राममणि जी बोले, अरे बेटा, मुझे भूख नहीं है, मैंने सुबह ही नाश्ता कर लिया था, शाम को मैं खाना बनाकर खाऊंगा। तो वह बोला, नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं करेंगे, अब तो मैं थाली ऊपर से लेकर आया हूँ, तो हम यहाँ आपके साथ बैठकर खाकर ही जाएंगे, वापिस से थाली लेकर मैं नहीं जा रहा। शेखर ने इतना जिद किया कि राममणि जी को शेखर यानी अपने किराएदार के साथ बैठकर खाना खाना ही पड़ा। खाना खाते खाते राममणि जी ने बताया कि बेटा और बहू अपने काम के लिए मुझे बुलाए थे। वह अपने मन को हल्का करते हुए वह सारी बात शेखर से बता देते हैं। शेखर समझ गया था कि इस बूढ़े पिता का जो बेटा है, सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करने को 4-5 महीने अपने पिता को बुला कर रखा था और काम निकलते ही अपने घर से निकाल दिया। अब तो शेखर का मिलना जुलना राममणि जी के साथ बराबर होता रहता था। यहाँ तक कि जब शेखर की पत्नी नीचे उतरती तो वह भी 10-5 मिनट खड़ी होकर राममणि जी से बात करती। अंकल जी कैसे हो, क्या कर रहे हो? कभी कभी तो शेखर जब ऑफिस में रहता तो शेखर की पत्नी राममणि जी के लिए दरवाजे पर से आवाज देकर कहती, अंकल जी, चाय ज्यादा बनाई थी तो आपके लिए भी लाई हूँ, लीजिए। यह सब राममणि जी को अब एक अपनापन और प्यार सा लगने लगा था। जो अपना बेटा था कि पराया करके चला गया था, वही एक किराएदार था जो अपनेपन के साथ जबरदस्ती करके उन्हें बेटों जैसे प्यार दे रहा था। धीरे धीरे राममणि जी और शेखर के साथ एक बाप बेटे या दोस्त की तरह मित्रता हो गई थी। शेखर ने एक दिन सुबह सुबह राममणि जी को बोला, अंकल जी, आप सुबह सुबह अकेले क्या करते हो? उठ तो आप जल्दी जाते हो, फिर बैठे रहते हो, चलो मेरे साथ। राममणि जी बोले, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं सुबह जॉगिंग करने जाता हूँ, इसीलिए। राममणि जी पहले मना किए कि अरे इस उम्र में मुझसे यह सब नहीं होगा, लेकिन शेखर नहीं माना, उन्हें अपने साथ लेकर गया। अब तो शेखर रोज सुबह राममणि जी को अपने साथ जॉगिंग पर लेकर जाता। अब तो 15 दिन हो चुके थे। राममणि जी को भी जो पूरा दिन थकावट और आलस सा महसूस होता था, उसके बदले अब उन्हें फुर्ती और अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी। राममणि जी को लगा कि यह तो मेरी सेहत के लिए भी अच्छा है। वह अब शेखर के साथ रोज जाने लगे थे और उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता नजर आती थी। अब तो वह शेखर के साथ हंसते और मुस्कुराते भी थे। यहाँ तक कि शेखर के साथ जितने गार्डन में उनके मित्र थे, जो साथ में जॉगिंग किया करते थे,
उनके साथ अब राममणि जी की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सबके साथ हंसते हुए उन्हें अब रोज जॉगिंग में जाने की आदत हो गई थी और अच्छा भी लगने लगा था। राममणि जी को सुबह 6 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक जॉगिंग करना पूरा दिन का उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहती थी। फ्रेश महसूस करते थे। उन्होंने अब जॉगिंग करने के लिए जॉगिंग सूट और जूते भी खरीद लिए थे। अब तो वह शेखर के बिना आवाज दिए ही उठकर शेखर के साथ जाने को तैयार रहते थे। जैसे ही शेखर नीचे उतरता, वह नीचे तैयार मिलते थे। राममणि जी के बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे गार्डन में, जो कि शेखर की एज के यंग भी थे। पड़ोस में तो उनकी एज के पहले ही उनके बहुत सारे मित्र थे। राममणि जी अपने बहुत सारे मित्रों को यह सलाह देने लगे कि मेरे साथ जॉगिंग के लिए आया करो। जॉगिंग करने के क्या-क्या फायदे हैं, कितने लाभ हैं। अब तो वह जब भी मित्रों के साथ बैठते, उन्हें बात करने का एक मीटर जो मिल गया था। एक दिन अचानक से उनके बेटे का फोन आया कि बाबूजी तैयार रहना, मैं लेने आ रहा हूँ, क्योंकि दीपावली हम साथ में मनाएंगे। यह सुनकर तो राममणि जी खुश हो गए कि चलो, कम से कम बेटा त्योहार या किसी ऐसे कार्यक्रमों पर तो याद करता है। दीपावली के समय बाबूजी को बुला लिया। अभी सुनील का बेटा छोटा था, इसीलिए सुनील की पत्नी ज्यादा घर के काम तो नहीं करती थी। किचन का काम थोड़ा कर लिया करती थी, लेकिन दिवाली की पूरी साफ सफाई का काम बाबूजी के ऊपर ही छोड़ दिया। सुनील ने कहा, बाबूजी, वैसे तो हमारा मकान नया ही है, लेकिन फिर भी हम इस मकान में 1.5 2 साल से रह रहे हैं, तो पहली बार इसकी सफाई तो करनी ही पड़ेगी। और आपकी बहू अभी इतना जल्दी घर का काम बच्चे को छोड़कर कैसे करे? सफाई वाले इस शहर में मिलते नहीं हैं, तो आपको ही मदद करनी होगी। बेटे की बात सुनकर राममणि जी को लगा कि कोई बात नहीं, घर तो अपना है। उन्होंने अपने बेटे के काम में पूरी मदद करवाया। बहू के साथ मिठाइयाँ और दिवाली के सारे पटाखे सामान जो भी काम था, वह करने में उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन इस बार साफ सफाई करने की वजह से राममणि जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुखार हो गया था। फिर भी उन्होंने बहू के साथ मिठाइयाँ बनवाते रहे, लेकिन लास्ट में उनके हाथ पैर कांपने लगे, उनसे काम नहीं हो पा रहा था। दीपावली को शाम होते होते वह आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। उनका बेटा सुनील जाकर पूछा, क्या हुआ बाबूजी? अभी तो बहुत काम बाकी है। आप सारे काम खत्म करके रात को ही एक साथ आराम कर लेना। राममणि जी बोले, बेटा, मेरे हाथ पैर में ताकत नहीं है, मुझे बुखार हो गया है। सुनील की पत्नी ने जब सुना कि ससुर को बुखार हो गया है, तो सुनील को किचन में बुलाकर कहती है, बाबूजी को घर भेज दो। बाबूजी को बुखार खांसी हो गया है, तो घर पे छोटा बच्चा है और मैं भी अभी अभी माँ बनी हूँ, तो कहीं हम दोनों को इन्फेक्शन ना हो जाए। बच्चा तो वैसे भी 6 7 महीने का हो चुका था और सुनील की पत्नी भी कोई बच्ची नहीं थी जो उसे इन्फेक्शन हो जाता। लेकिन सुनील अपनी पत्नी की बात मानकर बाबूजी से कहता है कि बाबूजी, उस घर में भी दिया जलाना जरूरी है। आपको चलो, तैयार हो जाओ, वहां छोड़ देता हूँ। यहाँ मैं और मेरी पत्नी मिलकर पूजा कर लेंगे। बाबूजी की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सुनील उन्हें जबरदस्ती कहने लगा तो बाबूजी कांपते हुए हाथों से बाहर निकले। सुनील ने उन्हें बुखार उतरने का एक गोली दे दिया। उसी को खाकर बाबूजी सुनील के साथ अपने घर आ गए। घर पर आकर लेटे ही थे। उनको अभी इतना कमजोरी हो रहा था कि घर के काम करने की हिम्मत नहीं थी। तभी शेखर ऊपर से नीचे उतरा तो उसने देखा कि अंकल का दरवाजा खुला हुआ था। वह दरवाजे पर आवाज देने लगा, अंकल जी, अंकल जी, अंदर हो क्या? तो राममणि जी बोले, हाँ बेटा, दरवाजा खुला ही पड़ा है, आ जाओ। शेखर अंदर आया तो देखा अंकल जी को जोर से बुखार था। वह कहने लगा, आप अपने बेटे के घर से इस हालात में क्यों आ गए? राममणि जी ने कहा, अरे वहाँ छोटा बच्चा था, मेरी बुखार का उसे इन्फेक्शन हो जाता। शेखर बोला, अंकल, ऐसा कुछ नहीं होता, छोटा बच्चा है, तो क्या कभी उसकी माँ उसके पिता को बुखार नहीं होगा? तब वह दोनों कहाँ चले जाएंगे?
या कि बच्चे को घर से निकाल देंगे। यह सब तो कहने की बात है। जाने दीजिए, चलिए आप मेरे साथ। शेखर उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर हॉस्पिटल गया और फिर दवाइयाँ दिलाकर लाया। हॉस्पिटल से दवा खाने के बाद अब राममणि जी को थोड़ा आराम लग रहा था। उन्हें थकान और ज्यादा काम करने की वजह से ही बुखार हो गया था। कोई बीमारी नहीं निकली। बुखार उतरने के बाद राममणि जी बाहर चारपाई डालकर बैठे थे। तभी शेखर बहुत सारी दिया लेकर ऊपर से नीचे उतरा और नीचे के भी राममणि जी के मकान में चारों तरफ से दिया रखने लगा। शेखर और शेखर की पत्नी ने मिलकर ऊपर से नीचे तक राममणि जी के घर को दियों से सजा दिया। अब राममणि जी का घर भी दिया से रोशन हो चुका था। यह देखकर उनके मन में भी प्रसन्नता हुई। फिर शेखर अपनी पत्नी के साथ ही नीचे राममणि जी के साथ दिवालियां मनाया, पटाखे फोड़े, फुलझड़ी जलाए। यह सब देखकर राममणि जी को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद शेखर अपनी पत्नी को लेकर नीचे आ गया। उसने ढेर सारी मिठाइयाँ और खाना, फ्रूट सब कुछ लाया और राममणि जी के साथ ही उनके हॉल में बैठकर खाना खाया और कहने लगा, बाबूजी, जब आपको हर बार आपका बेटा और आपकी बहू आपको सिर्फ यूज करने के लिए बुलाते हैं, तो फिर आप अपने बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं? आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि आपका मन लगा रहे और आपका समय भी बीत जाए? राममणि जी बोले, ऐसा क्या कर सकता हूँ इस उम्र में बेटा कि मेरा समय बीत जाए? मैं कुछ नौकरी भी अभी करने के लायक नहीं हूँ। शेखर ने कहा, मेरी पत्नी की इच्छा है कि वह बच्चों को पढ़ाए। बाबूजी, यदि आपकी मर्जी हो तो हम आपके घर में कुछ बच्चों को ट्यूशन के लिए बुला लें। राममणि जी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, तुमने मकान किराए से लिया है। यदि तुम अपने कमरे में ट्यूशन रखना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी, जब तक ट्यूशन चलेगा तो आप चाहे बच्चों के साथ बैठ सकते हैं। शेखर की पत्नी ने अपने घर में ट्यूशन चालू कर दिया। पहले तो 2-4 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे 10-15 बच्चे हो गए थे। राममणि जी भी जब तक ट्यूशन रहता बच्चों के साथ ही रहते। 15 बच्चे थे। नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चे आते थे। राममणि जी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाते थे। उनके साथ तोतली भाषा में बातें करते थे। उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। नर्सरी के बच्चे उन्हें अंकल अंकल कहकर उनके आसपास घूमते, उनके ऊपर चढ़ते, उनकी गोद में बैठते। यह सब देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वह तो मानो 2 घंटे बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाया करते थे। अब तो राममणि जी का बहुत ही मन लग गया था बच्चों के साथ। उन्होंने एक दिन कह दिया कि शेखर, मुझे ऊपर चढ़ने और उतरने में कुछ परेशानी सी होती है, तो तुम ऐसा करो कि मेरा हॉल भी बहुत बड़ा है, तो सारे बच्चों को मेरे हॉल पर ही ट्यूशन देने के लिए बुलाया करो। यह बात शेखर को भी अच्छी लगी क्योंकि ऊपर शेखर का सामान भी बहुत था, तो बच्चों को बैठने में जगह कम पड़ती थी। अब नीचे के हॉल में बच्चे बैठने लगे तो शेखर की पत्नी ने और भी बच्चों का एडमिशन ले लिया। उसने अपनी क्लास को बढ़ाकर 6 तक कर दिया। अब 6 क्लास के भी बच्चे आने लगे। आमदनी भी ज्यादा होने लगी थी। इसीलिए वह आधे पैसे राममणि जी को देती और आधे खुद। राममणि जी कहते भी थे कि मेरा इतना अच्छा समय जा रहा बेटा, तो मुझे पैसों की क्या जरूरत है? मेरे पास वैसे भी वो तुम्हारा दिया हुआ भाड़ा आता है और पहले से भी मुझे खेती किसानी से इतना मिल जाता है कि पैसे की जरूरत नहीं है। तो भी वह कहती, नहीं अंकल जी, आप भी तो बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, इसीलिए आधा पैसे आपके बनते हैं। राममणि जी को बच्चों के प्यार और साथ के साथ साथ पैसे भी मिल रहे थे। न्यू ईयर आने वाला था। शेखर और उसकी पत्नी का यह पहला न्यू ईयर था। वह उसे कुछ स्पेशल बनाना चाहता था। इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ प्लानिंग कर रहा था कि हम न्यू ईयर किसी होटल में जाकर मनाएं या कहीं और। तो उसकी पत्नी ने बोला, यदि हम लोग होटल में चले गए या आपके दोस्तों के साथ चले गए तो यहाँ अंकल जी अकेले रह जाएंगे। अब तो वह हर पल हम लोगों के साथ ही खुश रहते हैं। यह बात शेखर को भी अच्छी लगी, तो उसने
अंकल जी से बोला, अंकल जी, न्यू ईयर में इस बार आपका क्या प्लान है? क्या आप अपने बेटे के घर जा रहे हैं? अंकल जी ने सीधे मना कर दिया कि नहीं, अब मैं अपने बेटे के घर नहीं जा रहा हूँ। जब मैं दिवाली में गया था, तो मेरे बेटे ने बीमारी के हालत में मुझे मेरे घर छोड़ दिया। उसके बाद उसने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। मैंने फ़ोन करने की कोशिश भी की, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर बाद में बहू ने फ़ोन लगा के बताया कि वह ऑफ़िस गए हुए हैं, आएँगे तो मैं उन्हें बात करने को बोलूँगी। उसके बाद से ना तो बहू ने कॉल किया और ना ही बेटे को। मुझे पता है, वह लोग न्यू ईयर के काम के लिए ज़रूर बुलाएँगे, लेकिन मैं इस बार नहीं जाऊँगा। मुझे न्यू ईयर से क्या लेना-देना? मैं अपने घर पर ऐसा ही ठीक हूँ, ऐसा ही पड़ा रहूँगा। यह कहकर राममणि जी उदास हो गए। तो शेखर ने कहा, अरे अंकल जी, मेरा ये मतलब नहीं था। हम लोग कुछ प्लानिंग बना रहे हैं। हमारी शादी के बाद यह हमारा पहला न्यू ईयर है, तो हम इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हम सोच रहे थे किसी होटल में जाएं, लेकिन होटल में भी बहुत खर्चे हो जाएंगे। बाबूजी, हम अपने घर पर ही मनाएंगे। हमारे कुछ दोस्त भी आएंगे, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? राममणि जी बोले, बुरा मुझे क्यों लगेगा? लेकिन शेखर, तुम्हारे घर में तो इतना सारा सामान भरा हुआ है, तो तुम अपने दोस्तों को कहाँ बिठाओगे? शेखर के घर में उसके शादी के बाद जो भी सामान मिला था, तो वह सब किराए के मकान पर ही रखा था, इसीलिए जगह कम हो रही थी। तो राममणि जी ने बोला, तुम मेरी खुशियों का इतना ध्यान रखते हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। देखो, हॉल में हम लोग क्लास तो वैसे ही लगाते हैं, हमारा हॉल इतना बड़ा खाली रहता है, तो क्यों ना तुम अपने दोस्तों को मेरे हॉल पर बुलाकर ही पार्टी करो। शेखर बोला, बात तो ठीक है अंकल, चाहे मैं किसी होटल में पार्टी करने जाऊं या अपने दोस्तों के घर या अपने ऊपर के कमरे में या कि फिर आपके हॉल में, चाहे जहां भी पार्टी करूं, लेकिन आप मेरे साथ होंगे। आप चलिए मेरे साथ। शेखर यह कहकर राममणि जी को अपनी बाइक में बिठाया और सैलून लेकर गया। उनके बाल जो सफेद हो गए थे, बढ़ गए थे, दाढ़ियां बढ़ गई थी, तो शेखर ने पहले उन्हें सैलून में उनके हेयर कट करवाया, हेयर कलर करवाया, दाढ़ी शेविंग सब करवाया। ये हुई ना पार्टी की पहली तैयारी अंकल। अब आप पार्टी के लिए तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं, मेरे से भी जवान। मजाक किया तो राममणि जी हंसने लगे। इधर उनके बेटे सुनील ने भी अपने घर पे न्यू ईयर की पार्टी रखी थी। ऑफिस के दोस्त और सोसाइटी के लोगों को भी इनवाइट किया था। सुनील की पत्नी बोली, मेरी छोटी बच्ची है, सारे सामान की खरीदारी और पार्टी की तैयारी मैं कैसे कर पाऊंगी? सुनील बोला, चिंता मत करो, मेरे पिता है ना, हर बार की तरह उन्हें बुला लेंगे और वह सारा काम अच्छे से करेंगे। यही सब प्लानिंग बनाकर सुनील अपने पिताजी को फोन लगा देता है। हेलो बाबूजी, घर पर हमने न्यू ईयर की पार्टी रखी है। सारे दोस्त और सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसीलिए आप 2-3 दिन पहले ही पार्टी में आ जाना। बाबूजी उसकी बात सुनते ही अंदर गुस्से में हो गए। दीपावली के बाद जब से घर पर छोड़ा था, तो आज ही ढंग से बात किया है। उन्होंने सीधे जवाब दे दिया, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ रहा, मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ। सुनील बोला, बाबूजी, आप यहाँ नहीं आएंगे? क्यों? अरे ऐसे काम, ऐसे मौके पर तो अपने परिवार के बीच में ही अच्छा रहना ठीक लगता है। बाबूजी बोले, नहीं, मैं यहाँ अपनी सोसाइटी में एक प्रोग्राम में बिजी हूँ। मैंने भी एक प्रोग्राम में जाने का प्लानिंग किया है। यह बात स्पीकर खुला होने की वजह से सुनील की पत्नी भी सुनती है, तो कहती है, बाबूजी, आप कहाँ जाएंगे? अरे अपने तो हम हैं, हमारे पास आप आएंगे? यह कहकर इधर से बाबूजी ने फोन कट कर दिया। तब सुनील और सुनील की पत्नी 2 घंटे के बाद बाबूजी के पास घर पहुंच जाते हैं। आते ही, प्रणाम बाबूजी। दोनों बाबूजी के पैर छूकर कहते हैं, बाबूजी ये क्या बात हुई? आपको त्योहार में, किसी भी कार्यक्रम में मैं हमेशा से बुलाता हूँ, लेकिन आप इस बार न्यू ईयर में कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा। ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? बाबूजी ने कहा, अरे मैंने कब कहा कि तुम लोगों ने कुछ कुछ कर दिया है? बस मैं नहीं आना चाहता। मैं अपनी सोसाइटी में ही एक जगह जा रहा हूँ।
अपने यहाँ बिजी हूँ। बाबूजी इतना बोले। सुनील की पत्नी घर के अंदर गई। उसने देखा हॉल काफी साफ सुथरा था, लेकिन ये क्या, हॉल में एक बच्चों को पढ़ाने का बोर्ड लगा था। उसने सुनील को आवाज दिया, सुनील जरा इधर आओ तो, देखो यहाँ स्कूल लगती है क्या? यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है। सुनील बाहर आकर पूछा, क्या बाबूजी, बोर्ड लगा हुआ है, बच्चे पढ़ने आते हैं क्या? बाबूजी दूसरी साइड में देखते हुए बोले, हाँ तो इसमें क्या बुराई है, मैं घर पर ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बच्चे आते हैं, मेरा भी बच्चों के साथ टाइम पास होता है, समय निकल जाता है और फिर मुझे पैसे भी मिलते हैं। सुनील कहने लगा, बाबूजी आपको क्या कमी थी, आपके खेतों में से ही इतना सब कुछ आ जाता है, और फिर हम सब अब कमा ही रहे थे। बाबूजी बोले, तुम लोग कमा रहे हो तो अपने लिए कमा रहे हो कि बाबूजी के लिए? देखो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। उसी समय डेकोरेशन का सामान लेकर शेखर और दो आदमी उसके साथ घर के अंदर आ गए। शेखर आते ही कहने लगा, अंकल जी, क्या हम लोग पूरे कमरे को और पूरे घर को अंदर बाहर से अच्छे से सजा सकते हैं? बाबूजी बोले, हाँ हाँ शेखर, क्यों नहीं, तुम अपने तरीके से घर को डेकोरेशन कर दो। यह सब देखकर सुनील बोला, बाबूजी यह सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, आप घर को इतना डेकोरेशन क्यों करवा रहे? बाबूजी बोले, न्यू ईयर की पार्टी हमारे घर पर ही है और यह शेखर किराएदार है, इसे तो तुम जानते ही हो, इसका और इसकी पत्नी का शादी के बाद पहला न्यू ईयर है, तो इसने हमारे घर में पार्टी रखा है। इसके दोस्त आ रहे, मेरे दोस्त आ रहे, सोसाइटी के लोग आ रहे, मैं भी अपनी पार्टी में एंजॉय करूंगा। यह सब देखकर सुनील बोला, बाबूजी क्या आप भी नाटक कर रहे हो? यह सब आपको इस उम्र में शोभा देता है, डेकोरेशन करवाना, पार्टी मनाना, और ये क्या, आपने अपने बालों का क्या कर दिया, कितने अच्छे लग रहे थे, सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे कि बुढ़ापे में ये क्या हो गया है, बाल कलर करके घूम रहे हैं। बाबूजी अब बहुत सुन चुके थे अपने बेटे सुनील की बातें। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर में नौकर बन के रहूं? जब तुम्हारी जरूरत हो तब तुम मुझे बुलाओ, और जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाए तो तुम वहां से उठाकर मुझे इस घर में फेंक दो। तुम्हारे लिए मैंने अपनी 10 लाख की एफडी तोड़वा दी, अपना खेत बेच दिया, सिर्फ इसी लालच में कि बहू बेटे के साथ में रहूंगा तो दो रोटी बनी बनाए मिल जाएगी। लेकिन तुमने तो यह मेरी खुशियां तोड़ दी, मेरी उम्मीद पर पानी फेर कर मुझे इसी घर में मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं भूखा प्यासा तड़पता हुआ यहीं इसी घर में पड़ा रहूं और तुम अपनी जरूरतों के हिसाब से मुझे इस्तेमाल करते रहो? मैंने बाल में कलर करवा कर कौन सा पाप कर दिया है? मैंने ट्यूशन पढ़ाकर कौन सा पाप कर दिया है? और मैंने पार्टी में शामिल होकर कौन सा पाप कर दिया? क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अच्छा खाना खाऊं, लोगों के बीच उठ बैठकर हंस बोलकर बातें करूं? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरा जीने का हक खत्म हो गया है? बताओ, ऐसा कौन है सोसाइटी में जो बाल कलर नहीं करता और मुझे देखकर हंसेगा? मुझे तो सोसाइटी में किसी ने कुछ नहीं बोला, बस तुम ही एक हो जो बोल रहे हो कि बाल कलर करवा के घूम रहे। बेटा, बहुत तुम लोगों के सहारे की आस कर ली मैंने, अब मैं खुद के सहारे जीना सीख गया हूँ। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ, अपनी पार्टी की तैयारी करो और मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे घर की नौकरी नहीं करूंगा। बाबूजी कुर्सी से उठकर दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे बहू को बोले, जाओ, समय बर्बाद मत करो, अपने काम की तैयारी करो। और फिर वह शेखर और दो आदमी लोग जहाँ डेकोरेशन की तैयारी कर रहे थे उस जगह पर चले गए। इस तरह से सुनील अपने पिता की बातें सुनकर ठग सा खड़ा रह गया कि उसके पिता किस तरह से उसे दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इग्नोर करके उधर चले गए। वह आज अपने पिता का यह ऐसा रूप पहली बार देखा था। वहीं उसकी पत्नी के पास भी कोई शब्द नहीं थे कि वह बाबूजी को जवाब दे सके। आखिर उन्होंने अपने पिता के साथ ऐसा काम जो किया था, वह वहां से चुपचाप चले गए और बाबूजी अपने पार्टी की तैयारी में लीन हो गए। तो दोस्तों,
बाबूजी अपने बेटे को मना करके अच्छा किए ये गलत। क्या बाबूजी को बेटे के घर पर जाना चाहिए या अपने घर पर अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहिए? आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल में है तो जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।